हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका के बाद अब अपना भारत भी बनाएगा 6th जनरेशन लड़ाकू विमान ट्रायल फेज में पहुंचा AMCA जेट प्रोग्राम। दोस्तों बताएंगे आपको ये सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे लगातार फिर एक बार बांग्लादेश के यूनुस ने मांगा PM नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय, लेकिन भारत ने अब तक क्या दिया रिएक्शन। दोस्तों जयशंकर जी ने खुलकर किया इसका बड़ा खुलासा, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर क्यों भारत ने बांग्लादेश का मुंह मीठा कराया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का GI टैग वाला 30 टन गुड़ भेजा है। दोस्तों बताएंगे इतना बड़ा कदम क्यों उठाया अपने भारत ने। साथ ही साथ बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मुख्य सलाहकार का किया था विरोध। दोस्तों हसीना विरोधी छात्र नेता का सबसे बड़ा दावा, कहा मोहम्मद यूनुस सही आदमी नहीं है। जी हाँ, और पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर RSS ने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे किस पाकिस्तानी के बयान से डर गई शहबाज सरकार, कह दिया कोई अचंबा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के जल्द से जल्द 4 टुकड़े भी हो जाएं तो। जी हाँ, और क्या चीन पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। दोस्तों एलोन मस्क को मिल सकती है पेंटागन की सीक्रेट प्लानिंग। एक से एक बड़ी और बेहतरीन आज की खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपने भारत को सुपर पावर कंट्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, और अब वक्त आ गया है भारत के दुश्मनों को करारा जवाब देने का। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के बाद अपना भारत भी बनाएगा 6th जनरेशन लड़ाकू विमान ट्रायल फेज में पहुंचा AMCA जेट प्रोग्राम। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 नगार्ड 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए $20 अरब का शुरुआती बजट लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग को दिया। इस बजट में इस फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, जिसके तहत इंजन का निर्माण किया जाएगा। नए कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, एवियोनॉमिक्स समेत कई तरह के डेवलपमेंट्स और किए जाएंगे। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास अपना 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चाइना भी J-36 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर चुका है। दावे किए गए हैं कि J-36 एक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत में अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट भी कम से कम 10 साल दूर है, लिहाजा भारत दुविधा में फंसा हुआ है। दोस्तों इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि भारत की भी योजना 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की है। अधिकारी ने नाम न बताने के शर्त पर खुलासा किया है कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। वाकई में दोस्तों इस खबर ने अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने की बात कह दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की जमीन वाकई में यह खबर सुनते ही पैरों तले खिसक जाएगी। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है। तो नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने मांगा PM मोदी जी से मिलने का समय, भारत ने अब तक नहीं दिया जवाब। जयशंकर जी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दोस्तों बांग्लादेश के टेम्परेरी सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान PM नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का अनुरोध किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संसदीय परामर्श समिति की बैठक में इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया ये मामला विचाराधीन है। ये बैठक शनिवार को आयोजित हुई थी, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर सांसदों ने चिंता जताई और इस संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। जयशंकर जी ने बताया कि ढाका की अस्थायी सरकार का दावा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और इन्हें धार्मिक या अल्पसंख्यक समुदाय पर केंद्रित हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों की स्थिति पर भी समिति को अवगत कराया। हालांकि पाकिस्तान और चाइना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को बाद के लिए टाल दिया गया और संकेत दिया गया कि इन विषयों पर अलग से चर्चाएं की जाएंगी। जी हाँ, विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन पाकिस्तान के रवैये के कारण निष्क्रिय हो चुका है और इसीलिए भारत बिम्स्टेक को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। जयशंकर जी ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस यात्रा की पुष्टि बैठक में नहीं की। दोस्तों ऐसे में मोहम्मद यूनुस के इस रिक्वेस्ट पर भारत फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इस पर मंथन करने की आवश्यकता और किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस को जवाब देना होगा अपने भारत को, इस बात को लेकर विचार भी किया जा
सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद यूनुस से कभी भी ना ही मिले, क्योंकि सबको पता है कि ये टेम्परेरी गवर्नमेंट है, ये कोई जनता द्वारा चुनकर सरकार तो नहीं बनी है। ऐसे में बांग्लादेश में जब चुनाव होंगे दोस्तों, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है, और तब तक बड़ा खेला भी हो सकता है कि क्या पता शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे में दोस्तों अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए हाँ कह देना चाहिए, क्या उनसे मुलाकात करनी चाहिए, दोस्तों आप लोगों का क्या जवाब रहने वाला है इस सवाल का जरूर लिखकर बताइएगा। भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा दोस्तों, ताकि सरकार को पता चल सके कि भारत की जनता की क्या है राय। अब ऐसे में जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया है यूनुस से मिलने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने बांग्लादेश का मुंह मीठा जरूर करवा दिया। ईद से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाला 30 टन गुड़ भेज दिया। जी हाँ, बता दें ईद से पहले भारत ने बांग्लादेश का मुंह मीठा जरूर करवा दिया है। भारत ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 30 टन GI टैग वाला गुड़ बांग्लादेश भेजा है। GI टैग का मतलब है कि ये गुड़ खास तौर पर मुजफ्फरनगर में ही बनता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुजफ्फरनगर अपने गन्ने के लिए मशहूर है यहाँ, और शामली में बनने वाले गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये पहल किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs और किसान उत्पादक कंपनियों यानी FPCs के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की शुरुआत है। इसका मतलब है कि अब किसान सीधे अपना गुड़ बांग्लादेश को बेच सकेंगे। पहले उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। ब्रिज नंदन एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPC नाम की एक कंपनी है। इसे साल 2023 में बनाया गया था। इसमें 545 सदस्य हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। ये FPO गुड़ गन्ने से बने सामान, बासमती चावल और दालें बाहर भेजने का काम करती है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मुख्य सलाहकार का किया था विरोध। हसीना विरोधी छात्र नेता का बड़ा दावा, मोहम्मद यूनुस सही आदमी नहीं दोस्तों, यानी बांग्लादेश सेना प्रमुख को पसंद नहीं है मोहम्मद यूनुस। बता दें बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए चल रहे आंदोलन के बीच सेना और छात्र नेताओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। नई गठित जातीय नागरिक पार्टी यानी NCP के प्रमुख आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। हसनत के मुताबिक जनरल उज्जमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे। एक वायरल वीडियो में हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस की साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं माना। जनरल जमान ने यह भी कहा कि यूनुस का नोबेल पुरस्कार विजेता होना और उनकी सुधारवादी छवि के बावजूद वो इस जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति नहीं थे। सेना प्रमुख ने देश की बागडोर सही हाथों में सौंपने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर पहली बार RSS का बड़ा बयान आया है। दोस्तों कह दिया है कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी का माहौल बनाने की कर रहा है बड़ी कोशिश। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदुओं पर व्यापक हमले हुए, जिसके बाद RSS ने अब बांग्लादेश में हिंदुओं के निरंतर और व्यवस्थित उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई है और इसे पाकिस्तान और डीप स्टेट से जुड़ी एक बड़ी भू राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी ABPS ने शनिवार को बेंगलुरु में चल रहे अपने सत्र के दूसरे दिन एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न पर प्रकाश डाला गया। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि कट्टरपंथी इस्लामी समूह बांग्लादेश के प्रशासन के कुछ वर्गों के समर्थन में साथ मंदिरों, धार्मिक संस्थानों और हिंदू समुदाय के व्यक्तियों पर हमले कर रहे हैं। RSS के प्रस्ताव में दावा किया गया है कि हिंसा सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र को अस्थिर करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय ताकतों, खासतौर पर पाकिस्तान और डीप स्टेट द्वारा पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी का माहौल बनाने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें आखिर खुद शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोलकर रख दिया। दोस्तों पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े भी हो जाते हैं तो कोई अचंभा वाली बात नहीं होगी। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सीनेट में गंभीर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह आतंकवादियों के कब्जे में है। पाकिस्तान सरकार और सेना का इन इलाकों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये परिस्थिति पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उनका कहना था कि ये सब पाकिस्तान के लिए आश्चर्यजनक नहीं है और देश टूटने की कगार पर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है और यहाँ लंबे समय से हिंसक विद्रोह जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस विद्रोह की गहराई पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि सिंध और बलूचिस्तान के सभी आतंकी संगठन एकजुट हो गए हैं। ये संगठन अब पाकिस्तान सरकार और सेना की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। मौलाना ने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ सकता है और
और अगर वो 4 टुकड़ों में बढ़ता है तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। दरअसल बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों की वृद्धि और पाकिस्तान सरकार की कमजोर होती पकड़ से मौलाना फजलुर रहमान जैसे प्रमुख नेता भी चिंतित हैं। तो वहीं आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आज ही भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना ने लिखी थी कहानी। दोस्तों, पाकिस्तान मना रहा है राष्ट्रीय दिवस। आपको बता दें आखिर क्या था 1940 लाहौर दिवस। दरअसल पाकिस्तान आज जोश और उत्साह के साथ पाकिस्तान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1940 को भारत के विभाजन की कहानी लिखी थी जब लाहौर प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में मुसलमानों के लिए एक अलग देश के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। जिन्ना का कहना था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और उन्हें एक अलग देश चाहिए, इसीलिए उन्होंने भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए। फिर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हालांकि कई दशक बीत जाने के बाद आज पता चलता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और जिन्ना का यह कहना कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते वो गलत साबित हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को करीब करीब खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान पूरे तरीके से मुस्लिम देश बन चुका है। बन क्या चुका है मतलब विभाजन ही मुस्लिम के तौर पर हुआ था। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, ऐसा जिन्ना ने खुद बंटवारे के समय किया था और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए बहुत से नेता आए दिन बयान देते रहते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था ये कहकर कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते हैं, तो फिर भारत को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य लिखकर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। इसी बीच आपको बता दें क्या चीन पर हमले की है बड़ी तैयारी। एलोन मस्क को मिल सकती है पेंटागन की सीक्रेट प्लानिंग। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अरबपति व्यवसायी एलोन मस्क को पेंटागन की टॉप सीक्रेट सैन्य योजनाओं तक पहुंच मिल चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर भविष्य में चाइना के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सैन्य रणनीतियों पर चर्चा की जिम्मेदारी एलोन मस्क को दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क ने हाल ही में पेंटागन में चाइना के साथ युद्ध की संभावित स्थिति को लेकर गोपनीय ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने इस ब्रीफिंग में 20 से 30 स्लाइड्स देखी जिनमें चाइना पर हमले के संभावित ठिकानों और हमले की समय सीमा जैसे रणनीतियों का उल्लेख किया गया था। यह योजना अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क शुक्रवार को पेंटागन के रक्षा विभाग के कार्यालयों का दौरा करने वाले हैं। रक्षा विभाग के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए कहा है कि एलोन मस्क को रक्षा सचिव पीठ हेग सेथ ने आमंत्रित किया है और वे केवल एक आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस और एलोन मस्क की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। साथ ही साथ बता दें जहां सबसे ज्यादा गुजरते हैं तेल के जहाज, वहां ईरान ने 3 जगहों पर तान दी मिसाइलें। हाथ मलते रह गए डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले ही ठीक नहीं और दिन ब दिन इनमें खटास और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा हालात होने के बावजूद भी ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 द्वीपों ग्रेटर टुम्ब, लेजर टुम्ब और अबू मूजा पर नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। ये द्वीप हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास मौजूद है जो दुनिया भर के कारोबार के लिए एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है। यहीं से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा भी गुजरता है। ईरान के जरिए उठाए गए इस कदम का मकसद अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना है और जाहिर है कि उसके इस फैसले को दुश्मन देश भी सीधे सीधे चेतावनी के तौर पर देख रहे होंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नौसेना प्रमुख रेयर एडमिरल अली रेजा तांगसीरी ने कहा है कि इन द्वीपों को हथियारों से लैस करना एक रणनीतिक जरूरत थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान अब दुश्मन के अड्डों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बनाने में पूरी तरह सक्षम है। तो वहीं आपको बता दें चाइना के माल की कोई गारंटी वाकई में नहीं है गारंटी। श्रीलंका में चीन में बना एक और विमान हुआ ध्वस्त। सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कारणों पर उठ गए बड़े सवाल। दरअसल श्रीलंकाई वायुसेना का चीन निर्मित एक और प्रशिक्षण विमान ध्वस्त हो जाने से इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। वारियापोला क्षेत्र में शुक्रवार को चीन निर्मित K-8 प्रशिक्षण विमान क्रैश हो जाने के बाद सेवा में अन्य विमानों की सुरक्षा और संचालन तैयारी को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। तो वहीं आपको बता दें छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर और पुनर्वास के लिए नई नीति तैयार। मुखबिरों के परिजनों को 10 लाख मिलेगा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार एक नई सरेंडर और पुनर्वास नीति शुरू करने जा रही है। इसके तहत माओवादी हमलों में मारे गए पुलिस मुखबिरों, गोपनीय सैनिकों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि नीति को अभी आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाना बाकी है, लेकिन इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। पुलिस मुखबिर या गोपनीय सैनिक वे होते हैं जो बस्तर क्षेत्र में माओवाद विरोधी अभियानों के दौरान पुलिस की सहायता करते हैं। इनमें अक्सर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी भी शामिल होते हैं। इसी बीच आपको बता दें संभल हिंसा के मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को SIT ने धर दबोचा। हिंसा भड़काने का लगा तगड़ा आरोप। दोस्तों, संभल में हुई हिंसा के मामले में विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली को SIT की टीम ने हिरासत में ले लिया है। जफर अली
पर हिंसा भड़काने और दंगे की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर को संभल में अचानक हिंसा भड़क उठी थी। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि 3 लोगों की जानें चली गई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, इसी बीच ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।